वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी का लेसन शुरू होने वाला है। आई होप कि आप लोग पढ़ाई अपना अच्छा से कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर रहे होंगे। वीडियो तो मेरा जा ही रहा है, तो ज्योग्राफी का देर ना करते हुए लेसन शुरुआत करते हैं। नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। टॉपिक्स क्या क्या होंगे? पहले तो रिसोर्स का मीनिंग आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, थर्ड हो जाएगा प्रॉब्लम्स क्रिएटेड। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन योर बुक, इट इज नॉट गिवन। तुम्हारे बुक में ये दिया तो हुआ है नहीं, ये एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है इससे, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है। तब आता है दिन कम्स रिसोर्स प्लानिंग। अगर रिसोर्स की दिक्कत है तो रिसोर्स प्लानिंग भी है। एक एक करके हर मैटर पे आएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, रिसोर्स प्लानिंग हो गया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया भी हो जाती है। लैंड रिसोर्सेज आ जाते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया है, सॉइल एज ए रिसोर्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है। सारे टॉपिक वन शॉट में कवर्ड हो जाएगी। चलो हम लोग पहले मीनिंग को तो छोड़ते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सारी चीजें तो नेचर में अवेलेबल है, जैसे वाटर अवेलेबल है, लैंड इज अवेलेबल, फॉरेस्ट अवेलेबल, मिनरल्स अवेलेबल, ये सारी चीजें। तो अब यही पे डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो भी चीजें उपलब्ध है इज रिसोर्स प्रोवाइडेड दैट, मतलब कहा जाता है कि अगर एक कंडीशन है दैट इट इज टेक्निकली, मतलब हमारे पास टेक्निक है, टेक्निकली एक्सेसिबल, यही मतलब होता है कि टेक्निकली हम उसका यूज करने के लायक हो, इकोनॉमिकली फिजिबल, हमारे इकोनॉमिकली फिजिबल। फिजिबल मीन्स होता है हमारे लिए संभव है। पैसा हमारे पास है तो किसी चीज को हम लोग रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। जैसे एक पन्ना माइन है जहाँ पे गोल्ड है, लेकिन सरकार उसको निकालने नहीं जाती है। और क्यों निकालने नहीं जाती है? क्योंकि वहां जितने में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, उससे ज्यादा उसका कीमत निकालने के बाद इतना नहीं होगा जितना खर्च हो जाएगा। और थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स होता है कि उससे किसी हमारे समाज को नुकसान न पहुंचे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से हो जाता है। ये तो हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया कि ये रिसोर्स है। यू कैन राइट, आप लोग लिख सकते हैं कि वाटर इज ए रिसोर्स, लैंड इज ए रिसोर्स, फॉरेस्ट इज ए रिसोर्स, मिनरल इज ए रिसोर्स, तो सारा कुछ है। और ये सारा चीज अब एक यहाँ पे आ जाता है, एक डायग्राम है जहाँ पे यहाँ है ह्यूमन बींग, और इसी के चारों तरफ ह्यूमन बींग ही तो सारा कुछ इंट्रैक्शन करते हैं। ह्यूमन बींग ना रहे तो सारा, इसलिए कहा भी जाता है इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, ह्यूमन बींग इज द बेस्ट रिसोर्स। एंड यहाँ पे क्या क्या है, फिजिकल जगह यहाँ पे थोड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं,
यहाँ ये क्या आएगा है फिजिकल इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब तीन चीजें हैं। पहला तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा हो जाता है टेक्नोलॉजी, यहाँ हो जाता है इंस्टीट्यूशंस, और हर चीज का सेंटर, केंद्र बिंदु ह्यूमन बीइंग है। फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कभी कभी कहा भी जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ह्यूमन द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। नो, इट इज नॉट ट्रू। ये सही तो है नहीं, क्योंकि इसको बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगाने में खर्च है, बहुत सारा ये सब। तो ये आगे आ जाता है, ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ये पॉइंट है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट, मतलब उसके साथ एक आपस में मिलजुल के काम, इंटरैक्ट विथ द इन्वायरमेंट with the help of technology, help of technology, मतलब इसी को इंटरडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इंटरेक्ट करना मतलब उस पर डिपेंड करना। टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, माइंस है। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीलरेट, मतलब उसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए। किस चीज की गति को आगे बढ़ाने के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके। और रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, और हम लोग ये बोलते भी हैं कि रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग। अब देखो कैसे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग का फंक्शन इस तरीके से है कि अगर हमें मिनरल निकालना है, कोल निकालना है, या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो ये तो क्रिएट होगा ही नहीं। तो अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, जो मीनिंग में ये सारी बातें आ गई। अब दूसरा आता है रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। चार्ट यहाँ बनाना पॉसिबल तो है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो द क्लासिफिकेशन यहाँ लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हम लोग उसको लिखते हैं ऑन वेरियस बेसिस। रिसोर्सेज ऑन वेरियस बेसिस, बहुत सारे आधार पे रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। रेड पेन से इसको लिख देते हैं। फर्स्ट है कि रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये है बायोटिक एंड एबायोटिक। नाम ही क्लियर है, आगे तो और भी क्लियर होगा। बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है। इसका कलर चेंज करने से आप लोगों को समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खड़े खत्म होने के दर पे एग्जॉस्टिबिलिटी। ये दो तरह के हैं, एक रीन्यूएबल है एंड सेकेंड है नॉन रीन्यूएबल। थर्ड बेसिस भी हो जाता है इसका। थर्ड बेसिस क्या होता है? थर्ड बेसिस क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक। यह हो जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाते हैं। कम्युनिटी ओन्ड,
नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। International, just resources not written. Again the points color changing. Fourth on the basis of development, कि रिसोर्स का कितना डेवलपमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कितना हुआ है इसके बेसिस पे कितने रिसोर्स होते हैं, ये हो जाते हैं पोटेंशियल। फिर हो जाता है इसके बाद पोटेंशियल के बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, वो डेवलप्ड है, एक स्टॉक है और एक रिजर्व है। तो ये तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है। अगर क्वेश्चन विल बी इन द सच वे, इस तरीके से आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज आर देयर, बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इन द सेम वे। आगे बढ़ते हुए चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब यहाँ हम लोग दो लिख देते हैं, दो कॉलम बना देते हैं, एक बायोटिक है उसका एक्सप्लेनेशन है, एक एबायोटिक है। हम लोग बायोटिक में देखते हैं जितने लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। अब एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ आ जाएगा एयर, आ जाएगा वाटर, आ जाएगा मिनरल्स भी आ जाएंगे। एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। हम लोग डेफिनेशन में क्या करते हैं, ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल, मीन्स इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, इन द इन्वायरमेंट एंड हैव लाइफ। इन्वायरमेंट में होने के साथ साथ दूसरी बात है कि उनमें लाइफ भी है। दोनों चीजें अवेलेबल है, बायोटिक भी अवेलेबल है, एबायोटिक भी अवेलेबल है। एंड इसका क्या आ जाएगा, ये तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट कर देना, कोई बात नहीं, यहाँ से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर दे। दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स, बोथ एग्जांपल्स है बायोटिक और एबायोटिक का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल दोज थिंग्स इन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं विच डोंट हैव लाइफ, बड़ा आसान सा था। हैविंग लाइफ बायोटिक, नॉट हैविंग लाइफ एबायोटिक। अब दूसरे मैटर पे टॉपिक पे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली आई एम राइटिंग एग्जॉस्टिबिलिटी, नॉट टोटल वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो एक में हो जाता है रिन्यूएबल और दूसरा हो जाता है नॉन रिन्यूएबल। इसको रिन्यूएबल को हम लोग एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं और इसको नॉन एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं। अब देखो क्या है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दिस विल फिनिश आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय, ये तो डेवलपमेंट लेसन में भी हम लोग पढ़े थे कि 25 to 30 मैक्सिमम 40 years। सो दिस इज एग्जाम्पल। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, सॉरी ये गलत लिख दिए,
रिन्यूएबल हो जाता है नॉन एग्जॉस्टिबल और ये हो जाता है एग्जॉस्टिबल। हम गलत लिख दिए थे, उल्टा चला गया था। हाँ, रिन्यूएबल में जिसको रिन्यू कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड रिन्यूड, उसका डेफिनेशन हम लिख देंगे। तो इसमें आ जाता है एयर, एयर खत्म होने वाला नहीं है, वाटर है, सनलाइट। और यहाँ इसका एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल जिसको नया ना किया जा सके, तो उसमें आ जाता है वही जो था गलत लिखा गया था, कोल, पेट्रोलियम, natural gas, even the nuclear energy also. After some time dissolve will be exhausted. समय के साथ ये सारी की सनलाइट सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है और यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। अब डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और द रिसोर्सेज, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। which can be renewed और reproduced, मतलब जिनको हम लोग फिर से नया कर सकते हैं, फिर से इसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, कर सकते हैं बाय फिजिकल शारीरिक तौर पे, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। इन प्रोसेस से इनको फिर से हम नया कर सकते हैं, वो हो जाते हैं रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं हम लोग कहते हैं कि दिस टू मिलियंस ऑफ ईयर्स this took million of years in their formation। देखो कोल बनने में, पेट्रोलियम बनने में लाखों वर्ष लगे। इन देयर फॉर्मेशन एंड विल बी फिनिश्ड इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें से कुछ सम ऑफ देम आर रिसाइक्लेबल। हाँ, तो ऐसा तुम लोग देखो, वो जो वेस्ट लाने का जो वेस्ट लेने वाला हमारे यहाँ जो वेस्ट खरीदने वाला आता है, लोहा, टीना, चांदी, शीशा, बोतल ऐसा कहता है, तो हमारे यहाँ से आयरन का सामान ले जाता है और बहुत सारे मिनरल्स और प्लास्टिक एक्सेट्रा, तो वो रिसाइक्लेबल है, सम ऑफ देम रिसाइक्लेबल है। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। इसको भी थर्ड आ जाते हैं ऑनरशिप का बात है, तब यहाँ पे तो हम एक एक करके करेंगे। ऑनरशिप, मालिकाना हक किसका है? इंडिविजुअल। अब सामने देख रहे हो जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं वो मेरा है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा है, किसी का कार अपना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका डेफिनेशन बाद में लिखते हैं कि इंडिविजुअल में हो जाता है कार्स है, एग्जाम्पल हाउसेज हो गए, और प्राइवेट पॉन्ड, किसी का अपना तालाब भी होता है, फार्म लैंड, किसी का खेत हो गया, किसी का ऑफिस हो गया, इंस्टीट्यूशन। एक बात खास समझने की, अभी तक रिसोर्सेज के बारे में जितना भी बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज ए रिसोर्स, हर चीज रिसोर्स है, बिकॉज इट कैन बी यूज पुट इनटू एनी यूज। हर चीज का यूज है, इस बोर्ड का यूज है तभी हम इसका कर पा रहे हैं, इस पेन का यूज है तभी हम इसको यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे हो गए, और यहाँ इसका डेफिनेशन क्या बने,
एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, दीज आर ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे मेरा तुम्हारा, और ए स्मॉल ग्रुप, कोई छोटा सा ग्रुप है उसका भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर किसी व्यक्ति का कोई ऑफिस है, कोई छोटा सा इंडस्ट्री है, कोई छोटा सा स्कूल है, तो वो उसका प्राइवेट ग्रुप तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम विलेजेस में चले जाएंगे, तो जैसा कि हम पहले लिखे हैं, विलेजेस में फार्मलैंड है, और टाउन्स में चले जाएंगे तो अपनी बिल्डिंग्स लोगों की है, ये हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। सेकेंड आ जाते हैं कम्युनिटी ऑन। कम्युनिटी, जिस एरिया में तुम रहते हो वही तुम्हारा कम्युनिटी है। अब देखो वहां पे जितने भी पार्क्स हैं, चाहे जो भी हो, रोड्स हैं, रोड्स तो खैर नेशनल में चला आता है, यहाँ पार्क्स का एग्जांपल ले लेते हैं, और क्या चले आते हैं, पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स है, विलेजेस, ये मतलब ये यहाँ पे आ गया। और गांव में चले जाएंगे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी की अपनी वहाँ की, पूरा वहाँ का एक पॉन्ड हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, ग्रेजिंग ग्राउंड हो जाएगा, जानवरों को चराने का ग्रेजिंग ग्राउंड हो जाएगा। अब देखो जहाँ पे हम लोग का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो और क्रिश्चियन हो, सबका एक ब्यूरियल ग्राउंड होता है, जहाँ पे या तो हम लोग उसको जलाने ले जाते हैं, या तो दफनाने ले जाते हैं, तो ये ब्यूरियल ग्राउंड। ये सारी चीजें जो हो जाएंगी, सारी चीजें नहीं मीन्स दिस प्रॉपर्टीज कम्युनिटी ऑन्ड, आई हैव रिटन ओनली, हम सिर्फ कम्युनिटी ऑन्ड लिखे हैं, रिसोर्सेज नहीं लिखे हैं। तो ये क्या, इसका डेफिनेशन बनेगा कि दीज आर एक्सेसिबल, these are resources accessible to all members of the community। अब देख लो, हम लोग पार्क्स में जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, पॉन्ड, ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, हर कोई कम्युनिटी का जाता है, इसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। टेक्निकली अगर बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स, तो यहां लिख भी दे रहे हैं, टेक्निकली एवरीथिंग इन ए कंट्री इज नेशनल रिसोर्स। अब देख लो कैसे है, बहुत सारे जगह पे फ्लाईओवर बनते हैं, टूरिज्म का प्लेस बनते हैं, तो वहां गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर लेती है, तो हो गई ना सरकारी संपत्ति। तो और कंट्री का लीगल पावर होता है कि द कंट्री हैज लीगल पावर, कंट्री मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए वो ले सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, ब्रिजेज आ जाते हैं, ये सारा कुछ जान रहे हो, रोड्स, ब्रिजेज, कैनाल्स हो गए, रेलवेज हो गए। इसके अलावा ऑल द मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी। एक मैप है इंडिया का, ये सदर्न पार्ट, यहां से एक आता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 12 नॉटिकल माइल,
ये 12 नॉटिकल माइल हमारे बॉर्डर से जो 12 नॉटिकल माइल, और अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में जाया जाए 22.2 किलोमीटर अंडर द पॉलिटिकल बाउंड्री of a country up to a distance of 12 nautical mile ब्रैकेट 22.2 किलोमीटर। ये हो गया, ये आप लोग का नेशनल रिसोर्स का हो गया। और आगे जाते हैं, और ये टेरिटरी में, हमारे इंडिया का टेरिटरी में आ जाता है। तब आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल सब इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और ये क्या होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज? ये रिसोर्सेज होते हैं सम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्स को मैनेज करने का काम है किसका? कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं जो इनको मैनेज। और कहा जाता है कि जो ओशियानिक जो हमारा ओशियानिक है रिसोर्सेज, ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और किसका यहाँ पे परमिशन होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको मैनेज कर रहे हैं, तभी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 बेसिस पे खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप किया है। पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं, यहाँ क्या नाम था? डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ये फर्स्ट आ जाता है डेवलप्ड। हाँ, गलत पोटेंशियल। और जैसा कि हम लिखे भी थे, बोले भी थे कि पोटेंशियल क्या होता है? कैपेबिलिटी। इसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज which are found in any region। any region में कंट्री भी हो सकता है और वो स्टेट भी हो सकता है, किसी रीजन में वो पाया जाता है, बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। एग्जाम्पल भी हम लोग चले आएंगे इसका। क्या एग्जाम्पल आएगा? वेस्टर्न गुजरात एंड राजस्थान। हम लोग कभी कभी बोलते हैं किसी व्यक्ति में पोटेंशियल है, ये कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं रहा है। तो वेस्टर्न गुजरात और राजस्थान में सोलर और विंड पावर का पोटेंशियल है, बट अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। सेकेंड हो जाता है डेवलप्ड। डेवलप्ड में आता क्या है? दीज आर सर्वेड, मतलब इसका सर्वे, निरीक्षण हो चुका है, लोग घूम घूम कर पता कर चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं। एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज आइडेंटिफाइड। मतलब क्वालिटी भी पता चला कि है, कितना क्वांटिटी में है, उसका क्या क्वालिटी पता चल चुका है। थर्ड आ जाता है स्टॉक। हम लोग सिंपली बोलते हैं मेरे पास कितना स्टॉक है।
लेकिन स्टॉक है तो उसका यूज कितना है ये भी देखना है। मीन्स रिसोर्सेज मतलब एक तरह का पोटेंशियल है, रिसोर्सेज आर अवेलेबल। अब यहाँ पे भी देखो ये पोटेंशियल था, इसके पास हमारे पास ये सोलर प्लांट लगाने में, विंड प्लांट लगाने में, विंड एनर्जी, पैसे बहुत खर्च होते हैं। रिसोर्सेज आर अवेलेबल, देयर क्वांटिटी इज आल्सो आइडेंटिफाइड, बट टेक्निकल नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं नो हाउ इज नॉट अवेलेबल। हम कैसे करेंगे ये पता नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वाटर H2O है, दो गैसों का मिक्सचर है, एक H2 है और एक O2 है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकें। आगे बढ़ते हुए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट इसका रिसोर्स का लास्ट पार्ट आता है और वो आता है फोर्थ है। तो ये रिजर्व क्या होता है, इसको सबसेट ऑफ स्टॉक भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू यूज, बट यूज नॉट येट स्टार्टेड। अब देख लो हमारे रिवर्स में कितना वाटर है, एग्जाम्पल आ जाते हैं, रिवर्स हो जाएगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फॉरेस्ट का भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारा चीज यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया रिसोर्सेस का। चलो अभी तक तो बच्चों जो हुआ रिसोर्स के बारे में, काइंड्स तक तो पढ़े थे, रिजर्व तक पढ़े थे। अब आगे अगला टॉपिक आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम लिख दिए हैं, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के पहले कुछ प्रॉब्लम्स है। या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं कि अंधाधुंध रिसोर्स का हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके परिणाम हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स कॉज हो रहे हैं। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज खत्म होती जा रही है फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए, उनके लालच के लिए इनका डिप्लीशन खत्म होते जा रहे हैं। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किन लोग के हाथों में कलेक्ट हो गई है कुछ हाथों में, और इसके चलते क्या हो गया है कि डिवाइड हो गया है सोसाइटी दो सेगमेंट्स में, एक जिसको बोलते हैं हैव्स और एक को बोलते हैं हैव्स नॉट, मतलब कि रिच और पुअर के बीच में डिवीजन हो गया। देख लो अगर इंडिया का ही बात करें तो अबाउट 5 to 10% जो है रिच है, बाकी सब तो कंडीशन उन्हीं के हाथों में कंसंट्रेटेड है संपत्ति। थर्ड थिंग आती है कि इनडिस्क्रिमिनेट, वही वर्ड फिर से आता है, इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है अंधाधुंध, एक्सप्लॉयटेशन यूज हो जाता है रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा, अंधाधुंध यूज। ये क्या है, इकोलॉजिकल क्राइसिस लाया है, क्या क्या लाया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। 1986 में ऐसा कंडीशन हो गया था कि 1986 में ओजोन लेयर में बहुत बड़ा सा होल देखा गया था। पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी खराब होती चली जा रही है। ये पॉइंट्स हो गई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब एक बात तो हम लोग और भी कहते हैं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन समझ लो। डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज्ड एंड नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि इस तरीके से करें कि एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो और जो नीड्स अभी फ्यूचर जनरेशन का नीड के साथ कोई समझौता ना करे, मतलब फ्यूचर की भी आवश्यकता पूरी होती रहे, इतना हम लोग करें। एक दूसरा डेफिनेशन भी है, डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट द प्रेजेंट डिमांड इज फुलफिल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत सारा स्टेप्स लेते हैं और वही स्टेप्स आगे के स्टेप में आएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
तो स्टेप टेकन में आ जाते हैं। ये हुई थी घटना है 1992 ईयर। ब्राजील एक प्लेस है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो। यहाँ वो अर्थ समिट है हुआ था। इसकी खासियत क्या थी? इट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल, पहला पूरी दुनिया भर के लोग मतलब कंट्रीज आए थे और कितने 100 कंट्री से ज्यादा उसमें पार्ट लिए। अब ये तो हुआ, क्या था इसका रीजन भी आता है कि क्यों हिस्सा लिए। जैसा कि हम बोले 1986 में ओजोन लेयर में बहुत बड़ा होल हो गया था, तो यही था एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना अर्जेंट एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे करना है, यानी कि लोकल लेवल पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे है। और इसके होने के बाद, इस अर्थ समिट होने के बाद एक रिजल्ट आया, बेस्ट रिजल्ट आया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स वेयर एक्सेप्टेड, कि पूरी दुनिया में फॉरेस्ट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट मतलब एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। और एक एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड। एजेंडा 21 आया और ये क्या था, ये आगे के स्टेप्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। तो रियो डी जेनेरियो तो हो गया। अब आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक आता है रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ लिखते भी हैं व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। पहले तो समझ ले, रिसोर्स जो हमारे पास रिसोर्स है उसको किस तरीके से प्लान करके यूज करें। अब घर में भी एक प्लान बनता है कि हमारे घर में जो ये सैलरी आती है, फादर की सैलरी आती है, तो उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करें। वैसे ही हमारे यहाँ ये भी है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ मिनरल्स एंड कोल अबंडेंस में बहुत सारे हैं, बहुत अधिक हैं। राजस्थान एंड गुजरात जाएंगे तो सोलर एंड विंड एनर्जी है, बहुत ज्यादा है वहां पे, पोटेंशियल है, जैसे हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी। अरुणाचल प्रदेश पे हम लोग चले जाते हैं तो वाटर अबंडेंट अवेलेबल है। अब देखो कहीं पे भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कहीं मिनरल कोल ज्यादा है, कहीं सोलर विंड एनर्जी ज्यादा है, कहीं वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो इसी ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इट बिकम्स नेसेसरी टू बी बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, की हो सारे कंट्री को फायदा पहुंचे। यहाँ का मिनरल कोल का फायदा इसको भी मिले, इसके सोलर एनर्जी का फायदा इसको भी मिले, इसके वाटर अवेलेबिलिटी का फायदा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ उपाय अपनाते हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, और इन्वेंट्री मतलब जगह जगह जाके उसका खोज करना। इसमें क्या क्या आता है? सर्वे करना, वही सर्वे है, निरीक्षण करना। जैसे टाटा ने बनाया वहां पे टाटा स्टील फैक्ट्री, तो वहां चारों तरफ का सेप्टिक एरिया का पूरा का सर्वे किया गया। मैपिंग करना, उस एरिया का मैप कर लेना कि यहाँ पे हमको इसको लोकेट किया गया है, इसका क्या करना है, चेक करना उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, और मेजरमेंट करना कितना है। सेकंड आता है इवॉल्विंग ए प्लान स्ट्रक्चर, मतलब एक डेवलप करना है कि प्लान का कैसा स्ट्रक्चर करेंगे तैयार। तो डेवलप में क्या आएगा? टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कुछ स्किल्ड ग्रुप्स रहेंगे। स्किल्ड ग्रुप्स क्या करेंगे? उनको पता है कि किस चीज का कैसे यूज करते हैं। एक अगर इंजीनियर होगा तो वो इंजीनियरिंग का काम को सही ढंग से कर सकता है। और इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, माइनिंग इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, मिनरल निकालने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ये सारे है। ये मतलब ये रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे किया था, कैसे प्लान करेंगे। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स प्लान विद, ध्यान देने वाली बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। पूरी कंट्री का, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे प्लेस हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि वहाँ ये क्या बोलते हैं, रिसोर्स बहुत है लेकिन उसका फायदा वो नहीं उठा पा रहे हैं। ये दूसरी बात है, कहीं कम है कहीं अधिक है, तो सारे जगह पे इसका यूज किया जा सके। ये नहीं कि जहाँ पे है वहीं पे यूज हुआ, पूरे कंट्री को इसका फायदा मिले। अब ये रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्यों किया गया, इसका भी रीजन है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे बढ़ते हैं उस एरिया में। और ये रिसोर्स प्लानिंग का भी वजह है इंडिया में। रिसोर्स प्लानिंग स्पेलिंग, हाँ, कि इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश बिफोर 1947। हर कोई जानता है 1947 पहले ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिशर्स क्या किए, हमारे ही रिसोर्सेज को यूज किए। जैसा कि 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी इंडिया वाला सेल्फ सफिशिएंट with its minerals etc, but they used it, they exported to their country like the cotton, mostly cotton and iron।
और इसके अलावा इसको एक्सप्लॉइट करना मतलब जरूरत से ज्यादा यूज, ओवर यूज कर देना इंडियन रिसोर्स केयरलेसली, बिना सोचे समझे। हमारा कंट्री थोड़े है, जो करना है यूज करो। और इसका क्या नतीजा हुआ? लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टूडेज टाइम इन इंडिया। इंडिया के समय में तो जैसा कि हम बोले कि ओवरऑल लैक ऑफ रिसोर्स, आज के समय में इंडिया में कमी हो गई, सारी तो ये लोग उठा के ले गए। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया में लॉट ऑफ रिसोर्सेज थे, अब हमारे यहाँ रिसोर्स की कमी हो गई है। तो इन सच ऐसे सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन इट हैज बिकम नेसेसरी कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है। तो अभी कंजर्वेशन की बात आती है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तब हम आगे बढ़ते हैं। इसी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चलते महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। बहुत है, अर्थ पे रिसोर्सेज इतने हैं, हर कोई की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, लेकिन एक आदमी का लालच के लिए वो पूरा नहीं है। अगला टॉपिक हमारा आता है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड अगर ना हो, 9th क्लास में एक लेसन था विलेज पालमपुर में, जिसमें आप लोग पढ़े हो क्या कि वन ऑफ द फैक्टर, लैंड इज द फैक्टर, लेबर इज द फैक्टर, कैपिटल इज द फैक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फैक्टर। उसी में से लैंड रिसोर्स, अगर लैंड ना रहे तो इस घर में हम, ये जमीन ही ना रहे तो हमारा घर कहाँ रहेगा, हम पढ़ाएंगे कहाँ? ये इसलिए रिसोर्स है। जब यूज होता है एग्रीकल्चर, ना हो तो खेती नहीं होगी, ना हो तो होम घर नहीं बनेगा, ना हो तो वाइल्ड लाइफ को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, ना हो तो फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। लैंड ही है, चले जाओ मून पे, लैंड तो है बट फर्टाइल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास कैसे है। लैंड मास का डिवाइड पिन कर देते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास ये है कि हमारे इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये सारी चीजें जो हैं, जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो 4-5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, 43% जो लैंड है वो प्लेन एरिया है, 30% जो लैंड है माउंटेनियस एरिया। अब देखो दोनों को ऐड करो, 40 + 30 77। So this is 40 + 30 and 27% is the plateau area। तो साफ दिख रहा है 43 + 30 73, 73 + 27 इज प्लेटो एरिया। तो ये हमारा हो गया, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन हमारे इंडिया में कैसे होता है, तो इसमें 5 पॉइंट आते हैं। एक फॉरेस्ट का यूज है, एक लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जो बैरियन वेस्टलैंड है एकदम, उसमें खेती कई वर्षों से नहीं हो रही है। लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर नहीं करना उस यूज के लिए। अब क्या हो सकता है नॉन एग्रीकल्चर? घर बनाना है, सड़क बनाना है, होम, रेलवेज, रोड्स। थर्ड पार्ट आ जाता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा, कि ग्रेजिंग ग्राउंड हो जाएगा, जानवरों के चराने का जगह। लैंड ऑफ मिसलेनियस, बहुत तरह के यूज होते हैं, हाउस मेकिंग, बिल्डिंग मेकिंग, माइंस ऑल्सो, मेडिकल कॉलेजेज ऑल्सो, ट्रीज के लिए, कल्चरल, इसमें कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। और उसको किसको बोलते हैं? अगर ये 1 मार्क का एमसीक्यू है, रेड पेन से कर देते हैं एमसीक्यू। जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है, नॉन कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 वर्षों से अधिक समय तक यहाँ पे खेती हुई नहीं, इसी को बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। एक आ जाता है फैलो लैंड। फैलो में 2 तरह का है, करंट फैलो लैंड। मीन्स क्या, करंट है कि 1 साल से ज्यादा उसमें अनकल्टिवेटेड 1 साल तक नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी अदर देन करंट फैलो लैंड है, कुछ है अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स है। और इसके बाद आ जाता है हम लोग का एक नेट सोन एरिया आता है, इतने में इतना होता है, 5 पॉइंट्स है। पूछा जाएगा हाउ इज द लैंड यूटिलाइज, द लैंड यूटिलाइजेशन प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दिस इज टोटल है 5 मार्क्स क्वेश्चन। हम साइमल्टेनियसली एक साथ क्वेश्चन भी देते जा रहे हैं, जिसमें 4 पॉइंट हो गए हैं, 5वां पॉइंट अभी हम उसको यहाँ बताते हैं। तो 5th पार्ट आता है इसी का, लैंड यूटिलाइजेशन का, नेट सोन एरिया। मीन्स कैसा, जिसपे फसलें उगाई जा रही है, एरिया सोन वंस इन ईयर, साल भर में एक बार खेती होती है। तब आते हैं 6 नंबर, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब ग्रॉस क्रॉप कौन था? एरिया सोन मोर देन वंस इन ईयर, एक बार में, साल भर में कम से कम एक बार से ज्यादा हो, और उसमें सोन एटलीस्ट वन से कम एक बार में तो जरूर खेती होनी चाहिए।
ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सीबीएसई का 1960 और 19 ड्यूरिंग 1960-61 और ड्यूरिंग 2014-15 का डेटा देख लेना, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। इसके बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। हाउ मच एक कीवर्ड का यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, ये अलग अलग कलर में है क्योंकि कलर हम दिखा नहीं सकते थे, तो ये कलर दिया हुआ है कि इसमें कितना, कौन फॉरेस्ट में कितना है, इंडस्ट्री में कितना है, मिसलेनियस यूज में कितना है। तो ये दिया लैंड यूटिलाइजेशन का, ये पूरे का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो गया। एक हेडिंग आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो ये एग्जैक्ट मैप तो बनेगा नहीं, एक रिप्रेजेंटिंग मैप है। यहाँ पे दिखा रहा है हमारा, जैसा कि सबको पता है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है पूरे इंडिया का, इंक्लूडिंग दिस कोस्ट लाइन। टोटल एरिया लैंड एरिया प्लस दिस कोस्ट लाइन एरिया, इसमें से हमारे पास 93% एरिया का डेटा अवेलेबल है, 7% का कोई प्रॉपर डाटा नहीं है। क्यों प्रॉपर डेटा नहीं है, हम यहाँ रेड पेन से कर दे रहे हैं। ये जो पार्ट आ जाता है जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है, ये जो पार्ट आ जाता है अक्साई चीन, ये वाला भी पार्ट ऑक्यूपाइड है, और ये जो पार्ट आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो एरिया आ जाता है, ठीक तो मैप बना नहीं है, ये एरिया अरुणाचल प्रदेश का चाइना ऑक्यूपाइड है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एरिया का अब लैंड यूज पैटर्न हम लोग आगे देखेंगे, तब कैसे कैसे यूज हो रहा है किस किस एरिया में, इसी को आगे टॉपिक कवर करते हैं। अब जो लैंड यूज पैटर्न हम लोग देख रहे थे, उसमें आप ध्यान दो कि नेट सोन, मतलब जो हम लोग देखे थे कि 1 सीड ईयर कम से कम होता है, तो पंजाब और हरियाणा में मोर देन 80% लैंड का क्या हुआ है, उसका खेती में यूज हुआ है, फार्मिंग में यूज हुआ है। वहीं जहां अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नेट सोन एरिया हैज इज लेस देन 10%, हियर 80%। और दिस पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। किसी स्टेट में अधिक खेती होती है, अधिक एग्रीकल्चर होता है, कहीं कम होता है। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो 1960-61 का डेटा बोलता है कि हमारे इंडिया में 18.11% फॉरेस्ट थे, वहीं 2014-15 में 23.3% फॉरेस्ट, मतलब इंक्रीज हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजर्स की तरफ से भी फॉरेस्ट का एफॉरेस्टेशन किया। और फॉरेस्ट बोलता भी फॉरेस्ट हैव इंक्रीज ओवर टाइम, बट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सजेस्ट फॉर 33% फॉरेस्ट एरिया। ये सजेस्ट करता है कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना ही चाहिए। और क्यों होना चाहिए 33% फॉरेस्ट एरिया, उसका रीजन आगे अगले पार्ट में है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सजेस्ट करता है कि फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए पूरे लैंड एरिया का। क्वेश्चन अराइजेज कि क्यों, हेड मार्क से कर देते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव 33% एरिया। तो रीजन है, बहुत सारा है। हम लोग जिस ढंग से इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे बचाव के लिए बहुत सारे मेथड है। तो वो वजह है क्यों नेसेसरी है 33% एरिया। तो 33% एरिया होने का वजह कि एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। वही अभी हम जो बोल रहे थे, इकोलॉजिकल बैलेंस को हम सारे ह्यूमंस पूरा बिगाड़ करके, डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिए। तो इसको एसेंशियल है कि इसको मेंटेन किया जाए। ज्यादा जंगल होंगे, ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Second are the livelihood of millions of people who live on the fringes, means boundary of these forested forest depends upon it। कि बहुत सारे लाखों लाख करोड़ों लोग जो है, करोड़ तो नहीं बोलेंगे, लाखों लोग जो है, उनका जीवन पूरा का पूरा सर्वाइवल डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। तो अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो इनका लाइवलीहुड अफेक्ट होगा। अब एक अगला टॉपिक आता है, वो क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, टू टॉपिक्स। एंड वन मोर थिंग है, मेजर्स। पहला तो लैंड डिग्रेडेशन है और उसका कंजर्वेशन का मेजर, उसको बचा। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, पहला तो ये लैंड डिग्रेडेशन होता है द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नोन एज द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड का क्वालिटी घट जाना, उसकी फर्टिलिटी घट जाना। फर्टिलिटी घटेगी तो क्या होगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्टिलिटी घटेगी
तो लैंड का प्रोडक्टिविटी घटेगा, कुछ भी वहां पे हम लोग कोई भी चीज क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला लैंड डिग्रेडेशन है। देन हम लोग आएंगे कंजर्वेशन पे। तब हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। इफ यू आर रिमेम्बरिंग दिस आंसर, अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो इसमें एमसीक्यू भी बनेगा जो 1 बाय 1 है। लैंड डिग्रेडेशन का वजह क्या है? फर्स्ट तो ऐसा डिफॉरेस्टेशन, ये मार्क कर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ होता है, विच मोस्टली अकर्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, एंड वाई फॉर माइनिंग। तो ये बन गया एमसीक्यू, वेयर द डिफॉरेस्टेशन मोस्टली अकर्स। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सेकंड, व्हाई दिस डिफॉरेस्टेशन अकर्स, फॉर द माइनिंग प्रोसेस। तो एमसीक्यू हो गया। सेकंड अगेन दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू, ये एमसीक्यू है श्योर शॉर्ट, इसमें आना ही आना है, इसमें से कोई एक जरूर आएगा। ओवर ग्रेजिंग मतलब अपने जानवरों को ले जाके जरूरत से ज्यादा वहां चारागाह बना देना। ये आ जाते हैं मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, वहां एनिमल्स को ग्रेज करा दिया जाता है, और जमीन का, लैंड का अपर पार्ट वहां से बेयर हो जाता है, मतलब वहां घास खाली हो गया तो इरोजन फास्ट हो जाएगा। थर्ड आ जाता है ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा वाटरिंग कर देना, और ये कहाँ पे है? मोस्टली पंजाब में है। अगेन एमसीक्यू, क्वेश्चन कैसे होगा? वेयर इज द लैंड डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन मोस्टली अकर? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। वेयर दिस इज ड्यू टू द ओवर इरिगेशन? तो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। एंड what does over irrigation do? Second, this is also MCQ. Due to MCQ that over irrigation, what happens to soil? Soil becomes saline and alkaline. लास्ट आ जाते हैं, लास्ट फोर्थ मतलब लास्ट सेकंड है सीमेंट इंडस्ट्री। और सीमेंट इंडस्ट्री क्या करते हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट क्रिएट करते हैं। ये डस्ट अपर पार्ट में डिपोजिट होता है और पूरा का पूरा लैंड का क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। लास्टली है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जहां तहां डंप कर दिया जाता है। असर क्या होता है? पूरे के पूरे लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इससे यहाँ तो डिग्रेडेशन हो गया, अब इसको कुछ बचाने का उपाय है। तो जस्ट उसका अपोजिट, तो जैसा हम बोले क्यों कैसे कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो जो अपोजिट था हम बोले, तो अपोजिट क्या है? डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना, मीन्स ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज ऑन द पैच ऑफ द लैंड। उस लैंड के हिस्से पे ज्यादा से ज्यादा लगाओ, वो ट्रीज हमारे वातावरण इकोलॉजिकल बैलेंस को फिर से मेंटेन कर लेंगे। सेकेंड आ जाता है मैनेजमेंट। देखे थे ग्रेजिंग ग्राउंड, ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, तो उसका जस्ट अपोजिट मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड। इस तरीके से एक स्पेशल एरिया बना देंगे, बस वहीं पे द पीपल कैन गो फॉर द ग्रेजिंग देयर दैट एनिमल्स, cattle, mainly the cattle. Then comes the proper irrigation. It was called the irrigation technique। व ओवर इरिगेशन से सलाइन हो रहा था, तो प्रॉपर इरिगेशन का टेक्निक अपनाएंगे, कंट्रोल करेंगे माइनिंग एक्टिविटी को। माइनिंग एक्टिविटी को एक कंट्रोल्ड वे में ही करेंगे। और ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज करने के पहले वाटर बॉडी में, सॉइल में इसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। अब यहाँ था ये फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का। What are the conservation methods of land degradation? So you can write this, take the screenshot, then I will move ahead. अब अगला टॉपिक हमारा आता है सॉइल एज ए रिसोर्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का, क्या बनेगा? What is soil and write its characteristics. आप लोग लिख सकते हैं, हम बोल दिए हैं, उसको लिख लीजिएगा। व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट द डेफिनेशन, द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल। जो टॉप मोस्ट लेयर रहता है लैंड का उसी को बोलते हैं सॉइल। और अब ये फीचर्स आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। हाँ, रिसोर्स में एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट कैन बी रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। इट टेक्स 1000 years to form 1 centimeter of the soil. You have to remember, याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं।
ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ आर थिंग्स प्रेजेंट हेयर। सॉइल प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, इसके अलावा भी तो है दैट इसके अलावा भी हम लोग क्या आते हैं, सॉइल ही है जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, लैंड का तो कहते ही हैं, तो मेनली है कि फॉर प्लांट ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी एंड अदर्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। तो ये हो गया आप लोगों का ये आंसर। अगर ये अब 2 मार्क्स का सवाल आता है, 2 मार्क्स, तो व्हाट विल द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, these are first alluvial soil, second black soil, third red soil, fourth laterite soil, fifth arid soil और sixth forest soil। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट एवरी टाइप ऑफ सॉइल। सो तो फर्स्ट आता है एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल क्या है, द फीचर्स वी कैन राइट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ द एल्यूवियल सॉइल। तो फर्स्ट इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ मिट्टी है तो यही है एल्यूवियल सॉइल। कहाँ है ये, इट इज स्प्रेड ओवर 40% एरिया ऑफ इंडिया के 40% लैंड एरिया में फैला हुआ है। मोस्टली फाउंड कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स तो ये हो गए, और नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हो गया, नॉर्दर्न इस एरिया में जहाँ पंजाब, ये बिहार है, यूपी है, ये सारे एरियाज में ये पूरा स्प्रेड है। कैसे ये बनता है, डिपोजिटेड बाय गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस इन नॉर्दर्न प्लेस। नॉर्दर्न प्लेस में 3 रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीनों का जो आते हैं अपने साथ बहा के लाते हैं, उसके साथ वो डिपोजिट हो जाता है। एंड डिपोजिशन अगर सदर्न पार्ट में करें तो यहाँ महानदी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, कोस्टल एरियाज, कोस्टल ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया रहता है। तो ये हो गया हम लोग का एल्यूवियल सॉइल। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी फीचर्स हैं, जो रिमेनिंग फीचर्स थे। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाता है, यही है वो एमसीक्यू। क्या क्वेश्चन रहेगा, ये तो पहला उसका फीचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवियम। एल्यूवियल सॉइल के 2 काइंड्स हैं, एक ओल्ड एल्यूवियम है जिसको भांगर बोलते हैं, एक न्यू एल्यूवियम है खादर बोलते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड एल्यूवियम, तो वहां पे रहेगा, वहां लिखा हुआ भांगर। और नेक्स्ट एमसीक्यू हो सकता है, व्हाट इज द न्यू एल्यूवियम कॉल्ड, खादर। अब यहाँ से आते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सॉइल विच इज मेड अप, अगेन एमसीक्यू, द व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉइल विच इज मेड अप ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये जो बनी हुई होती है सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी हुई रहती है, तो वहां एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस में से लिख देना है एल्यूवियम सॉइल। It has adequate proportion of potash, phosphoric acid. Again, the same type of question. Which soil has the adequate proportion? मतलब पर्याप्त प्रोपोर्शन है, सफिशिएंट प्रोपोर्शन है पोटास का, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम का। तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है, और ये एल्यूवियल सॉइल। लास्ट वन मोर, wheat, paddy and sugar cane grow in which type of soil? Then again the एल्यूवियल सॉइल। इट इज आइडियल, आइडियल मीन्स सबसे अच्छा है ग्रोथ, वीट के ग्रोथ के लिए, पैडी के ग्रोथ के लिए, शुगर केन के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो आ जाता है हम लोगों का दूसरा सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल पे, फीचर्स पे। तो यहाँ पे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसमें बीच में हम लिखते चले जाएंगे जो एमसीक्यू है। तो पहला एमसीक्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिगर सॉइल, इसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू आप लोगों का तैयार हो गया। दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉटन सॉइल। कॉटन इसमें सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं। कहाँ बनता है, कि कैसे बनता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द विदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, जो टूटते हैं। तो अगेन एमसीक्यू, with the help of which rocks are broken to form the black soil, तो igneous rock कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। महाराष्ट्र आप लोग जान रहे हो कहाँ पे है मैप में, सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन है, मालवा राजस्थान रीजन है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन में ये मेनली पाया जाता है।
और ये सबसे बड़ी बात है कि ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, और कॉटन के लिए यही जरूरी है। और इसमें ये लास्ट एक एमसीक्यू आ जाता है, व्हिच सॉइल कंटेन्स कैल्शियम इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो दिस इज द ब्लैक सॉइल। तो इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंट रहता है, और ये कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आते हैं हम लोग रेड एंड येलो सॉइल पे। अब यहाँ एक एमसीक्यू फिर बनेगा, और ये 5 मार्क्स फिर हो जाता है अगर इसकी फीचर्स लिखी जाए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल रेड दिखता है, क्यों दिखता है पूछा जाएगा, व्हाई रेड सॉइल अपीयर्स रेड, या एमसीक्यू पूछा जाएगा रेड सॉइल अपीयर्स रेड ड्यू टू, तो प्रेजेंस ऑफ आयरन। येलो सॉइल क्यों दिखता है येलो, ड्यू टू द येलो इन हाइड्रेटेड, येलो सॉइल लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाँ, ये येलो दिखता है कब, जब इसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ से आता है, डिराइव होता है, फ्रॉम विच रॉक्स इट इज डिराइव, तो क्रिस्टलाइन, दिस इज अगेन एमसीक्यू, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। और कहाँ पे, लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो पार्ट्स है, उड़ीसा है, मैप में देख रहे हो ये, इस जगह पे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बिसाइड दैट सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू का जो ये सदर्न पार्ट है, और ईस्टर्न पार्ट, इस पार्ट में ये सॉइल पाई जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है लेटरेट सॉइल की। ये लेस फर्टाइल है, सॉइल बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। एज इट्स टॉप मोस्ट लेटरल लेयर गेट्स वॉश्ड अवे ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग जो पानी ऊपर से सीपेज करता है उसके चलते वो अपर लेयर क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। कहाँ मिलता है ये पूछा जाएगा, इन विच एरिया, अगेन एमसीक्यू कम्स कि where is this soil find high rainfall and where which type of soil is found in the high rainfall and high temperature areas, answer is laterite soil। बहुत लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस कंटेंट होता है, और इसी के वजह से तो ये कम फर्टाइल है। कहाँ मिलता है, केरला में, कर्नाटका में, केरला जो यहाँ पे है, कर्नाटका जो यहाँ पे है, ऊपर में इधर आसाम चले जाते हैं, तमिलनाडु है, तमिलनाडु तो यहीं पे है, मध्य प्रदेश एमपी है, हिली रीजन, उड़ीसा के हिली रीजन याद रखना है, उड़ीसा और आसाम के हिली रीजन्स में है, पूरे उड़ीसा और पूरे आसाम में नहीं है, हिली रीजन में है। और इस सॉइल में टी अच्छा ग्रो करता है, कॉफी अच्छा ग्रो करता है, कैशोनट, तो इन दिस सॉइल टी, कॉफी एंड कैशोनट आर ग्रोथ। सो अब हमारे दूसरे टप्पा इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले, तब एरिड सॉइल हम करते हैं। तो बारी आती है एरिड सॉइल की। ये इसका कलर रेड टू ब्राउन आता है, तो विच सॉइल इज रेड टू ब्राउन, तो ये एमसीक्यू हो गया, दिस इज एरिड सॉइल। तब आते हैं कहाँ, किस एरिया में होता है, स्कैंटी रेनफॉल, जहां बारिश कम होती है। सैंडी टेक्सचर मतलब सैंड, रेत के जैसा स्ट्रक्चर है, रेत है ही, और इसका नेचर सलाइन होता है, नमकीन। ह्यूमस का लैकिंग है, और मॉइस्चर दोनों इसमें कमी होती है। क्यों ऐसा है, व्हाई डज इट लैक इन ह्यूमस, क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, व्हाई डज द एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस, तो इट लैक्स ह्यूमस इन ह्यूमस ड्यू टू द दिस इज हाँ, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ये हो गया लोअर लेयर। इसका जो लोअर नीचे का लेयर होता है, इसमें कंकड़ होते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, क्योंकि इंक्रीजिंग अमाउंट नीचे कैल्शियम नीचे चला जाता है, डाउनवर्ड चलाता है। और ये वेस्टर्न राजस्थान खास करके, विच सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, दिस इज एरिड सॉइल। टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल मूव अहेड। एंड लास्ट सॉइल कमिंग इज द फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारी लास्ट सॉइल थी, फॉरेस्ट सॉइल। इसके बाद हम लोग लेसन का एंड करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये और सॉइल इरोजन दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। लेकिन पहला पॉइंट आता है कि ये जो सॉइल है, इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस रीजन। जहाँ हिल्स हैं, जहाँ माउंटेन्स हैं, उन्हीं रीजन्स में ये पाया जाता है, जहाँ पे सफिशियंट रेनफॉल पर्याप्त है, काफी है, तो उस एरिया में पाया जाता है। अगेन हेयर हम लिख देते हैं 5 मार्क्स।
और जहां जहां सॉइल बताए हैं सारा 5 मार्क्स का है। सेकंड है, ये तो क्लियर है कि हिमालयन रीजन में है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट जो हम लोग जानते हैं, ये एरिया जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, सम पेनिनसुलर पार्ट, तो कुछ पेनिनसुला के कुछ पार्ट हैं उसमें। लोमी एंड सिल्टी होता है वैली साइड्स में, वैली का जो साइड आएगा ये हो जाता है एमसीक्यू, विच सॉइल इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। और कोर्स ग्रेन्ड हो जाता है अपर स्लोप, ऊपर का स्लोप में क्या हो जाता है, कोर्स मतलब मोटा दानेदार हो जाता है, और यहाँ पे लोमी एंड सिल्टी। लोमी वन काइंड ऑफ द एल्यूवियम। ह्यूमस काफी है इसमें, लेकिन पोटास की कमी है, फास्फोरस की कमी है, लाइम की कमी है, लेकिन बट पुअर इन पोटास। यहाँ टी एंड कॉफी बेस्ट ग्रोन है। ऐसे ही सॉइल पे टी कॉफी को ग्रो किया जाता है, जो असम दार्जिलिंग चाय हम लोग पीते हैं। अपर रीजन में ये लेस फर्टाइल, अगर ऊपरी हिस्सा है तो वहाँ फर्टिलिटी कम है, और ये एसिडिक नेचर का आ जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो लास्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन सॉइल कंजर्वेशन। तो जैसा कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन है, सॉइल इरोजन होता क्या है, तो सॉइल इरोजन रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर, जो सबसे प्रोडक्टिव लेयर है उपजाऊ जमीन का सबसे ऊपरी हिस्सा, किससे, थ्रू द विंड, थ्रू द वाटर, थ्रू द ग्लेशियर्स एंड अदर नेचुरल फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है गलीज, स्पेलिंग। गलीज क्या होता है, बारिश के पानी आने से, रेन वाटर से क्या होता है, वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है किस तरीके के स्ट्रक्चर का, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जमीन में ऐसा कैनाल जनता बनता हुआ चला गया, तो ये हो जाता है गलीज है। और इसका एक नाम है, व्हाट आर द गलीज कॉल्ड इन द चंबल रीजन, एमसीक्यू हो जाता है, तो दीज आर कॉल्ड रवाइंस। सीट इरोजन, तो अपर लेयर है सॉइल का, अपर लेयर यहाँ वाश आउट हो जा रहा है। विंड इरोजन, हवा से हो जाना है। अब अगर सॉइल का इरोजन हो रहा है तो उसको बचाना तो पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, तो सॉइल कंजर्वेशन आता है। फर्स्ट है कंटूर प्लाविंग, ये क्या होता है, इन्वॉल्विंग प्लाविंग एंड प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप्स। ये फील्ड है, यहाँ स्लोप जा रहा है, तो यहाँ कुछ प्लांटिंग कर दी। इससे क्या होता है, सॉइल का जो लेयर है वो इरोजन नहीं होने पाता है। सेकेंड है स्ट्राइप क्रॉपिंग, तो यू कैन से कैसे कह सकते हो इसको, एक लेयर यहाँ बीच में जगह छोड़ दिया, फिर दूसरा ऐसे करके स्ट्राइप क्रॉपिंग। टेरेस फार्मिंग मैक्सिमम माउंटेनियस एरिया में होता है, सो दैट द वाटर स्लोप ड्यू टू द स्लोप द वाटर स्पीड इज स्लोड डाउन एंड द इरोजन बिकम स्लो। तो सीढ़ीदार ऐसे बना देते हैं और पानी का रफ्तार कम होता चला जाता है, इरोजन कम होता है। लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स, मतलब जो हमारा फील्ड है, खेत है, उसके चारों तरफ प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज को ग्रो करा देना। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा लेसन यहीं पे फिनिश होता है, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लेसन के बारे में पूरा टोटली एजुकेटिव वीडियो है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग फिर मिलेंगे इस लेसन के बाद, तो लाइक, वही फिर से बात, लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, एंड वॉच तो जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।